नमस्कार, मैं हूं चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा एक कार्यक्रम खास मुलाकात। और आज खास मुलाकात में मेरे साथ जो मेहमान हैं, ऐसे तो उनके कई परिचय हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा परिचय जिस पे वो खुद गौरवान्वित महसूस करते होंगे वो यह है कि वो इस देश के 10 साल उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं इस वक्त मौजूद हूं डॉक्टर हामिद अंसारी जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया JK 24/7 न्यूज़ और गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क को। थैंक यू। आज हम देश के पूर्व उपराष्ट्रपति के पास आए हैं, उनकी एक किताब जो उन्होंने लिखी है उस पर चर्चा करने, और उस किताब का नाम है बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट्स, अ रिकलेक्शन ऑफ माई लाइफ। किताब पर भी चर्चा करेंगे सर, लेकिन आप इस देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे और 10 साल के कार्यकाल तक बैठे। ऐसे में भारत में हामिद तो कई सारे हैं, लेकिन इस वक्त कोलकाता में जन्मा जो हामिद मेरे सामने बैठे हैं वो हामिद अंसारी कैसे बने, ये मैं थोड़ा जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। कहाँ से शुरू करूँ? मैं चाहूंगा आप उस शिमला के कॉलेज से शुरू करें जहां से आपने शिक्षा दीक्षा ली। हाँ, नहीं, ऐसा था कि मेरे पिताजी कलकत्ता में काम करते थे, इंश्योरेंस बिजनेस में थे, और उसके बाद उनका सिलेक्शन हो गया था। गवर्नमेंट में एक पोस्ट होती है कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस, जो कि उस पीरियड में 1947 से पहले कंट्रोलर वाज टेकन फ्रॉम द इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का होता था, सिर्फ कंट्रोलर बाहर से आता था। तो मेरे पिताजी 1946 में ही वाज सेलेक्टेड टू बी द कंट्रोलर। तो कलकत्ते से हम लोग शिमला चले गए, इसलिए कंट्रोलर का ऑफिस शिमला में उस वक्त भी था, अब भी है। और बाकी तो सब किताब में लिख दिया। बाकी तो आपने किताब में लिखा है, लेकिन सर एक बड़ा दिलचस्प है कि वो प्रक्रिया क्या रही हामिद अंसारी के हामिद अंसारी बनने की, वो हामिद अंसारी बनने की जिसने इस देश का विश्व के कई देशों में प्रतिनिधित्व किया, जिसने इस देश की सबसे नामचीन विश्वविद्यालयों में से एक में बतौर वाइस चांसलर काम किया। उस जर्नी के बारे में सर अगर आप थोड़ा किताब में चूंकि आपने लिखा ही है, लेकिन आप अपने मुख से बताएंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा। भाई, हर बच्चे की जर्नी जैसी होती है वैसे मेरी जर्नी थी। प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल का इम्तहान पास करना, कॉलेज में जाना, कॉलेज में सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना, आर्ट्स पढ़ें, साइंस पढ़ें। मैंने शुरू किया साइंस से। पहले मैं सोचता था कि मैं साइंस पढ़ूंगा, फिर मैंने बीच में कुछ और पढ़ना शुरू किया, तो मेरा मन उधर से हट के इधर आ गया, तो मैंने 1 साल बाद अपना सब्जेक्ट चेंज किया। समझे? जी जी। तो उसमें चेंज करने में थोड़ी कठिनाई हुई, कॉलेज की तरफ से नहीं हुई, मेरे पिताजी की तरफ से हुई। उन्होंने कहा तुमने 1 साल ज़ाया किया। मैंने कहा आमतौर पर जो सभी माता पिता हाँ, सब कहते हैं। मगर बहरहाल जो मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया वो सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें कि मैं जम गया, और उसके बाद उसमें ऑनर्स किया पॉलिटिकल साइंस में, मास्टर्स किया। उसके बाद इस वजह या उस वजह से सिविल सर्विस के इम्तहान में बैठा, पास हो गया, सेलेक्ट हो गया। नहीं सर, एक दिलचस्प चीज़ है, क्या जिस दौर में आप शिक्षा दीक्षा ले रहे थे उस दौर में सिविल सर्विसेज का चलन उतना नहीं था जितना आज क्रेज देखा जा रहा है लोगों में? तो कहाँ से ये, क्या आपने सोचा उसी पढ़ाई के दौरान ही कि कुछ ऐसा करना है जिससे देश का प्रतिनिधित्व अलग अलग देशों में कर सके, या सरकारी सेवा, क्या भावना क्या नहीं, मैं आपको बताऊं कैसा था। मैं दरअसल उसमें सिविल सर्विस में इंटरेस्टेड नहीं था। मेरे बड़े भाई IAS में थे। मेरी फैमिली ने सोचा, जैसे कि आमतौर पे फैमिली सोचती हैं कि भाई सरकारी नौकरी है, अच्छी है, एक भाई जा चुका है, दूसरा भी उसमें जाए। तो मेरे पिताजी ने कहा कि आप सिविल सर्विस के इम्तिहान में बैठिए। तो उस समय मन क्या कर रहा था कि जाऊं ना जाऊं, इस डिलेमा में थे? बड़ा मुश्किल है, अब पहुंच गया था वहाँ, समझिए। और मैं अपने वाइस चांसलर के पास गया, उनको अखबार दिखाया। मैंने कहा साहब आपको कोई एडिशनल सबूत चाहिए तो ये भी है। तो कह रहे नहीं, आप यहाँ तो काम करने वाले बहुत मिलेंगे, आप जाइए यूनिवर्सिटी का झंडा उड़ाइए। तो ये पूरी जर्नी, लेकिन सर सेंट एडवर्ड हाई स्कूल से संयुक्त राष्ट्र,
संयुक्त राष्ट्र से अलग अलग देशों में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर, फिर वापस देश आए, वहाँ आपने फिर यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के तौर पर कार्यरत रहे, और फिर आप इस देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे। इस पूरी जर्नी में सर चुनौतियां बहुत आई होंगी, और उनका जिक्र आपने समय समय में किताब में भी किया है। उन चुनौतियों से समय के अनुरूप कैसे आपने खुद को पार किया? क्योंकि जिस तरीके से सामान्य तौर पर भी आदमी के एक सरल से जीवन में भी बहुत चुनौती आती है, तो आप तो तमाम उन बड़े पदों पर रहे जिनमें आपके हर बात पर, आपके हर एक्शन पर नजर होती थी। उस चैलेंजेस के बारे में सर आप थोड़ा हमें बताइए। देखिए, हर चैलेंज का सॉल्यूशन भी चैलेंज में होता है। ये नहीं है कि साहब अगर आपके सामने कोई चैलेंज है तो आप कहेंगे कि मैं माउंट एवरेस्ट पे जाके क्लाइंबिंग करूंगा या उसका उल्टा करूंगा। हर चैलेंज का सॉल्यूशन चैलेंज के अंदर होता है। चैलेंज ये होता है कि आप उसको समझिए, और समझने के बाद उसमें जो ऑप्शंस हैं उनको देखिए कि कौन सा ऑप्शन काम कर सकता है। आप भारत का कई देशों में सर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। किताब में हमने इस चीज़ का भी जिक्र किया किस तरीके से अलग अलग देशों में जो चुनौतियां थी आपके सामने। आप उस दौर में इस देश का शायद प्रतिनिधित्व कर रहे थे जब भारत की अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो छवि थी वो उतनी मजबूत नहीं समझी जाती थी। तो आज के सिचुएशन में आज की भारत की छवि और उस दौर की छवि को सर आप कैसे देखते हैं? चैलेंज क्या था दुनिया में उस वक्त? 40s में, 50s में, 60s में भी डिकोलोनाइजेशन हो रहा था दुनिया में। बहुत से देश थे, एशिया में भी थे, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा थे। हम पहले देशों में थे जो आज़ाद हुए। हम लीडर बने उसके। हमें लीडर किसी ने हमको चुना नहीं, मगर हमारी जो एग्जाम्पल थी वो दूसरों ने देखा। और जवाहरलाल नेहरू जी बहुत बड़े लीडर थे, तो उनकी किताबें, उनकी स्पीचेस बाहर के देशों में बहुत उससे पढ़ी जाती थी। तो उस वक्त हमारे पास इकोनॉमिक पावर नहीं था, पॉलिटिकल पावर था, मिलिट्री पावर नहीं था। फर्क ये है, समझे? आज हमारे पास इकोनॉमिक पावर भी है, समझे साहब, मिलिट्री पावर भी है, और पॉलिटिकल पावर तो है। दुनिया के बड़े देशों में हमारा शुमार होता है, इसलिए कि भाई जो पॉपुलेशन है अपनी 1.4 बिलियन, इतना बड़ा देश, हमारे मुकाबले में बहुत कम देश है ना, 2 ही 3 हैं ऐसे। तो हमने हमेशा लीड ली है इन चीज़ों में। यूनाइटेड नेशंस के एजेंडा पे हर सब्जेक्ट पे हिंदुस्तान का ओपिनियन बहुत सोच समझ के देखा जाता था। उस दौर में भी देखा जाता था, अब भी देखा जाता है। सबसे बड़ा एक्सीडेंट तो फिर अगर मैं किताब के ही उस प्रकरण का जिक्र करूं कि एक दिन अचानक आपको मार्क्सवादी पार्टी के नेता का फ़ोन आता है कि आपका नाम प्रस्तावित किया जा रहा है उपराष्ट्रपति के लिए, और फिर आपको प्रधानमंत्री का फ़ोन आता है मनमोहन सिंह के उस समय का। अंदाज़ा था, अंदेशा था कि इतने बड़े संवैधानिक पद की जिम्मेदारी मिलने वाली है? कोई अंदेशा नहीं था। तो क्या था एकदम से, क्या वो थोड़ा अगर उस इंसिडेंट के बारे में? नहीं, कुछ नहीं, मैं अपना वो काम कर रहा था, गवर्नमेंट कमेटीज पे था, ये था वो था। JNK के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर के राउंड टेबल बने थे, उसमें एक राउंड टेबल का चेयरमैन मैं था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड में था। ये सब काम थे, अलग अलग सरकारी में थे आप? हाँ, सरकारी भी थे और कुछ एकेडमिक टाइप के भी थे। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में मैं डिस्टिंग्विश फेलो था। ये सब चलता था, मगर पहली सरकारी पद, प्रॉपर पद, वो चेयरमैन माइनॉरिटीज कमीशन, ठीक है, वो भी ठीक था, कोई बात नहीं। मगर ये मेरे मन में कभी नहीं था कि उपराष्ट्रपति की पोस्ट मुझे ऑफर की जाएगी। तो वो जब आपको देश के उस समय के प्रधानमंत्री ने फ़ोन किया कि हम आपका नाम प्रस्तावित करने वाले हैं, याद है वो मोमेंट, और किस तरीके से आपने उसको रिएक्ट करते हुए आपने समय मांगा एक्सेप्ट करने के लिए, और उसी कॉल आपने कहा? नहीं, देखिए, पहले मेरे पास फ़ोन आया, मेरे पुराने दोस्त हैं सीताराम येचुरी जी का, कि हमारे उस ज़माने में ये कोलिशन था ना UPA का, तो उसमें CPM भी थी,
तो कहने लगे कि हमारे यहाँ कुछ डिस्कशन चल रहा है और तुम्हारा नाम भी है, किसी से अभी इसका जिक्र नहीं करना, और तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन होगा? तो मैंने कहा नहीं होगा, बात खत्म हो गई। उसके कई दिन बाद मनमोहन सिंह जी का फ़ोन आया। कई दिन बाद। हाँ, तो मतलब ये कि उनके यहाँ अंदर कुछ ये बात चल रही है। कंसेंसस बन रहा था। जब बना तो उन्होंने पूछा, मैंने कहा ठीक है साहब आपका। किताब में सर आपने एक बड़े दिलचस्प प्रकरण का जिक्र किया है और वो उस समय कभी विवादों में भी रहा, इसलिए मैंने सोचा आपसे ज़रूर जब मिलूंगा तो ये पूछूंगा। 2015 में जब देश के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति थे, तो एक तस्वीर जो है बड़ी सोशल मीडिया के तमाम पेजेस पर घूमी, जिसमें देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तिरंगे को सलामी दे रहे थे और उपराष्ट्रपति खड़े थे सावधान की मुद्रा में। उसके बाद उस फोटो को लेकर जो मैसेजिंग दी गई वो गलत दी गई थी, या उसके पीछे का जो आप किताब में लॉजिक देते हैं वो लॉजिक सही है सर? देखिए, ये मिलिट्री सेरेमोनियल की बात होती है। फौज में हर चीज़ का एक हिसाब होता है, समझे। सलूट कौन दे रहा था? सलूट दे रहे थे प्रेसिडेंट की बॉडीगार्ड, वो एक फौज का एक अलग हिस्सा है, ठीक है। वो किसको सलूट करते हैं? सिर्फ राष्ट्रपति जी को करते हैं, समझे, किसी और को नहीं करते, समझे। तो वो सलूट जो था वो प्रेसिडेंट के लिए था और प्रेसिडेंट ले रहे थे सलूट, बिल्कुल ठीक था। दूसरों को उस वक्त अटेंशन तो सबको होना चाहिए राष्ट्रगान जब बज रहा है तो, मगर सलूट दूसरे नहीं लेते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देश की हिस्ट्री में 5 साल में चीफ ऑफ प्रोटोकॉल था। तो ये जो सेरेमोनियल के नियम हैं वो तो मेरी रग रग में है। तो यानी उसका दुष्प्रचार किया गया। देखिए, लोगों ने समझा नहीं, आम पब्लिक को क्या मालूम है ये सब चीज़ें। आप 10 साल इस देश के उपराष्ट्रपति रहे और कमोबेश उतने ही वर्ष वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, मतलब आपके पूरे शासनकाल में। तो स्वाभाविक तौर पर कई बार आमना सामना हुआ होगा। बहुत बार इसलिए कि देखिए, उपराष्ट्रपति का एक उसके ड्यूटीज में एक ड्यूटी ये है कि बहुत से प्रोग्राम देश के हर हिस्से में होते हैं, समझे आप। कोई केरल में होता है, कोई बंगाल में होता है, कोई गुजरात में होता है, कोई JNK में होता है। तो उपराष्ट्रपति का ये काम तो है कि वो फंक्शंस में जाए। तो कई बार मैं गुजरात गया, कई बार गया। हमेशा उस वक्त मुख्यमंत्री मोदी जी थे मुख्यमंत्री, हमेशा आते थे मिलने के लिए राजभवन में, हमेशा उनसे बात होती थी, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। तो संबंध ये बेहतर है। लेकिन सर, अब मैं आता हूँ उस सवाल पर जिस सवाल को लेकर इस किताब में कई विवाद भी उत्पन्न होते हुए हमें नजर आए, और उन विवादों का आपसे बेहतर कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। वो ये है कि उस बहुचर्चित किस्से का मैं जिक्र करूं, जब आप लिखते हैं किताब में कि आमतौर पर जब भी प्रधानमंत्री राज्यसभा के, चूंकि आप उपराष्ट्रपति थे तो बाय डिफॉल्ट आप चेयरमैन थे राज्यसभा के, तो जब देश के प्रधानमंत्री आपके कक्ष में बिना किसी पूर्व सूचना के आते हैं और जो भी बातचीत होती है, सर क्या ये प्रोसीजर देश के प्रधानमंत्री का आने का हर बार का ऐसा होता था या फिर पहले से सूचित किया जाता था? और उस संदर्भ में जो बातचीत हुई उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। चेयरमैन राज्यसभा जब राज्यसभा में बैठते हैं तो वो तो ठीक है, उसके पीछे उनका अपना दफ्तर है, जैसे और दफ्तर होते हैं, समझे साहब। तो जब लंच टाइम हो गया या 11 बजे से पहले अपने ऑफिस में बैठते हैं, लोग मिलने आते हैं, उसमें मंत्री भी होते हैं, मेंबर्स भी होते हैं, कभी कभार प्रधानमंत्री भी आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, कभी कभी आते हैं। तो आना कोई अजूबा बात नहीं थी, मगर आम तौर पे प्रधानमंत्री जी के आने के उससे एक आध आदमी पहले आता है, कोई एक वो नियम बना हुआ है, समझे साहब, कि कोई आएगा साहब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ठीक है ना, तो सब जानते हैं, हर जगह होता है। तो बस इतना था और कुछ नहीं था। बाकी जो बातचीत हुई वो मैंने लिखा, उनके मन में जो सवाल थे वो उनके सवाल थे, मैंने जो जवाब दिया वो मेरा जवाब। सर, आप राज्यसभा के उपसभापति को हॉकी के उस रेफरी की तरह देखते हैं, और हम कई जगह पर आपने इस बात का जिक्र किया है कि जो खेल के मैदान में तो मौजूद है
लेकिन उसका काम ये देखना है कि खेल निष्पक्षता से हो। बस बस बिल्कुल वही काम है। बिल्कुल। तो सर, क्या 2014 से लेकर 2017 तक जब आप उस खेल के रेफरी थे तो सब कुछ निष्पक्षता के साथ हो रहा था? देखिए, कभी सब कुछ अपने नियम के हिसाब से नहीं होता है। मैं 10 साल वहाँ था, ये सरकार भी थी, वो सरकार भी थी। जो लोग इधर बैठते थे वो उधर चले गए, जो उधर बैठते थे इधर चले गए। तो ये कहना कि हर चीज़ परफेक्ट थी, वो नहीं थी, समझे। कोशिश होती थी कि वो जितनी परफेक्ट हो सके उतनी हो, मगर प्रेशर में जो भी पॉलिटिकल प्रेशर रहा हो, हर सरकार ने कोशिश की है कि कहीं पे एक वो, जैसे कि वो जब आप कुछ खरीदने जाते हैं ना बनिए के यहाँ, तो वो डंडी मार देता है तो वैसे होता है। ये सियासी खेल है, इसमें ज़्यादा उसके वो ज़रूरत नहीं है। सर, उपराष्ट्रपति देश के राष्ट्रपति बनने से कैसे चूक गए? ये किताब में आपने जिक्र किया है आंशिक तौर पर कि आपको इस बात का अंदेशा ज़रूर था कि आपका नाम है रेस में, लेकिन फिर सर ऐसा क्या हुआ कि प्रणब मुखर्जी आगे निकल देखिए, गए? मेरे एक कोई इच्छा नहीं थी, अखबार में मैंने पढ़ा था, मगर मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। ना मेरा कोई उसमें पावर पॉइंट था प्रेशर करने का। मैंने लिखा है कि जब ये फैसले हो रहे थे, मैं जाके अपने दोस्तों के साथ गोल्फ खेल रहा था। तो ठीक है, ये तो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं। अब भाई, जब मैं उपराष्ट्रपति बना तब भी और लोग रहे होंगे, समझे आप। इसी तरह से पति के लिए भी और लोग होते हैं। अब वो पॉलिटिकल इक्वेशन होते हैं, इसलिए कि जो तराजू में चीज़ डाली जाती है वो ये है कि किस कैंडिडेट को कितने वोट मिलेंगे। तो कोई उस बात का मलाल नहीं है? मुझे कोई मलाल नहीं, बिल्कुल नहीं। सर, आप माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरपर्सन भी रहे हैं इस देश के। मैं आपसे इस देश में वर्तमान स्थिति में माइनॉरिटीज़ की जो परेशानियां हैं, जो माइनॉरिटीज़ किस कगार पर है, ये थोड़ा समझना चाहूँगा। और जब मैं माइनॉरिटीज़ की सर बात कर रहा हूँ तो मैं सिखों की भी बात कर रहा हूँ, मैं जैनों की भी बात कर रहा हूँ, मैं क्रिश्चियंस की भी बात कर रहा हूँ और मैं मुसलमानों की भी बात कर रहा हूँ। क्या इस देश में वर्तमान समय में माइनॉरिटीज़ की स्थिति है? बतौर पूर्व उपराष्ट्रपति आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो आप सरकारी आंकड़े देखिए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 19.5, समझिए 20% अपनी जो पॉपुलेशन है वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, जिसका मतलब ये है कि हर 5वां नागरिक जो है वो किसी और धर्म का है, चाहे वो बुद्ध धर्म का हो, सिख धर्म का हो, मुसलमान हो, कोई और। तो ये तो अगेन ये वही बात है कि रंग एक है, नहीं है एक, ठीक है ना। एक त्यौहार इसका है, कल दूसरे का त्यौहार है। आप सरकारी त्यौहारों की लिस्ट उठा के देख लीजिए, हैं, उसी से आपको अंदाज हो जाएगा। अब ये पहली बात है कि ये तो फैक्ट ऑन द ये ऑन द ग्राउंड सिचुएशन है। अब अगर संविधान क्या कहता है, जितने पॉपुलेशन में जो लोग हैं हमारे, वो सब नागरिक हैं। अगर नागरिक हैं तो सब बराबर है, समझे। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा जिस सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल सही कहा, समझे। मगर अब उसके आगे चलने का, सबका साथ सबका विकास हो गया, विश्वास की भी बात उन्होंने की है, वो नहीं है। मेरी नज़र में ये है कि आपको चाहे रेस करना है, दौड़ना है या पैदल चलना है, सब जब तक लाइन पे नहीं खड़े होंगे साथ, रेस नहीं हो सकती है। अगर कोई पीछे है तो उसको आगे लाना पड़ेगा ना। देखिए, हमारे यहाँ एक शब्द आ गया है सरकारी, उसमें किसी और वजह से आया था, बहुत पहले आया था, जिसको रिजर्वेशन कहते हैं, कि इसको 2% दे दीजिए, उसको 4% दे दीजिए। वो ठीक नहीं है लफ्ज़। सही लफ्ज़ जो है कि आप उसको सपोर्टिव एक्शन दीजिए, जिसके लिए एक टर्म है अफर्मेटिव एक्शन। सर, एक सवाल जो आपके आलोचक हैं, जो कहीं ना कहीं आपको लेकर एक अलग नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हामिद अंसारी एक संवैधानिक पद पर रहकर अगर अपने कार्यकाल के आखिरी विदाई भाषण में एक असुरक्षा के भाव का जिक्र कर देते हैं
तो वो असुरक्षा के भाव वाले आप अपने बयान को सर, क्या उसको गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया? उसका क्रक्स क्या था सर? जिन लोगों ने अगर किताब पढ़ी हो तो उसमें लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति के जो ड्यूटीज, दो ड्यूटीज होती हैं। एक तो वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, ठीक है। दूसरा ये कि उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति देश में भाषण बहुत देता है। 10 साल में मैंने 500 भाषण दिए, समझे साहब। और मैंने हमेशा सब्जेक्ट बहुत सोच समझ के सिलेक्ट किया है, समझे साहब। तो ये कहना कि मैंने अचानक उस दिन मैंने कोई नई बात कही, गलत। ये पहले से था आपके मन में? मैंने मन ही में नहीं था, मैंने कहा है उस पर 20 बार कहा है। देखिए मेरे जितने भाषण थे उपराष्ट्रपति के तौर पे, वो आपको सब वेबसाइट पे मिल जाएंगे। 500 भाषण, आप उसको पढ़ लीजिए। मैंने ये हमेशा कहा है, एक बार नहीं कहा है, 10 बार कहा है, 20 बार कहा है। इसलिए कि ये आपके सामने, ये चीजें सामने हैं, आंकड़े आपके सामने हैं। 2014 से ज़्यादा महत्वपूर्ण 2019 के चुनाव थे इस देश के संदर्भ में। हाँ, और 19 के चुनावों ने जिस तरीके से एक दल को बहुमत दिया, उसने जो है नैरेटिव को बदलने का काफ़ी हद तक काम किया है। क्या आप वास्तविक तौर पर इस चीज़ को मान रहे हैं कि जो टर्निंग पॉइंट है वो 19 के चुनाव थे, ना कि 14 के? देखिए एक प्रोसेस शुरू हुआ था 14 से, मगर हर पॉलिटिकल पार्टी सबक सीखती है। अच्छा एक्सपीरियंस है तो उसको और आगे बढ़ाते हैं, खराब एक्सपीरियंस है तो उसको कम करने की कोशिश करती है। मैं तो कहता हूँ सीधी बात, मैंने लिखा भी है उसमें कि आप वो जो पार्टी का जो एजेंडा होता है, संजय साहब, प्रोग्राम इलेक्शन के लिए, मैनिफेस्टो, उसको दोनों को सामने रख के पढ़ लीजिए। कुछ चीज़ों पे दबाव जो 14 में था वो 19 में नहीं है, कुछ चीज़ों पे दबाव जो 19 में है 14 में नहीं था। तो ये कोई नई बात नहीं है, हर पार्टी के साथ होता है। इस पार्टी ने ज़्यादा कामयाबी से ये काम किया है। इस देश में एक मजबूत विपक्ष की कमी आप महसूस कर रहे हैं सर? बिल्कुल। देखिए हम क्या कहते हैं, हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं, ठीक है ना। हमारे संविधान के पहली लाइन में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो डेमोक्रेसी में जब तक सबकी राय नहीं होगी कैसे काम चलेगा। हम लीडर को भगवान नहीं मानते, लीडर है इलेक्शन में, हमने चुना है लीडर को। सीए एनआरसी पर क्या राय रखते हैं आप सर? सरकार के पास हमेशा ये पावर रहा है कि अगर कोई मुसीबत ज़दा दुखी आदमी दूसरे मुल्क से आता है, पनाह लेता है हमारे यहाँ, तो सरकार उसको पनाह देती है। वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति नहीं, वो प्रैक्टिकल है। अगर आप बात कीजिए किसी राजस्थान में के जो बॉर्डर एरिया हैं, वहाँ किसी पॉलिटिशियन से पूछिए या किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से पूछिए, तो हमेशा ऐसा होता है कि 10 आदमी आ गए, 20 आदमी आ गए, जिस वजह से भी आए हों, समझे, क्या हमको पनाह दीजिए, उसको दे देते हैं पनाह। तो सरकार के पास ये पावर तो हमेशा रहा है कि वो कोई बाहर से आए और कहे कि साहब हम बहुत मुसीबत में हैं, हमको आप मदद कीजिए। मगर ये नई चीज़ जो सीए में आई है, वो धार्मिक क्राइटेरिया, वो मेरी नज़र में गलत है, समझे। या तो आप कहिए कि दुनिया में जो मुसीबत में है वो भारतवर्ष में आएगा, हमने उसको रास्ते पे कभी नहीं लिया है, इसलिए कि हमारे यहाँ बहुत लोग हैं ऐसे। आपके यहाँ ऐसी जगह नहीं है कि आप कहिए कि 10-20 हज़ार आदमी आके बैठ जाए। मगर धार्मिक क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए कि हमारे क्राइटेरिया में नागरिक है, नागरिक नहीं है, बाकी सब बराबर है। आखिरी 2 सवाल सर, और एक सवाल चूंकि ज्वलंत है इसीलिए पूछना लाजमी है। किसान देश के लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं और उसके बाद अब आप चीज़ों को बारीकी से पढ़ते, देखते, समझते हैं। देखिए इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए, समझे। ये अच्छी बात नहीं है कि कितने दिन हो गए, 90 से ऊपर दिन, 90 दिन हो गए ना, ये ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना समय दिया और बड़ी बेबाकी से आपने तमाम विषयों पर अपनी बात रखी, चाहे वो सीए एनआरसी हो या फिर इस
किताब से जुड़े हर बड़े प्रकरण पर स्पष्ट और साफ गोई से देश के पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी ने अपनी बात रखी। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार JK 24/7 न्यूज और गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पर बना हुआ है।